हेलो फ्रेंड्स, माधनी एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 12th में हिंदी का प्री बोर्ड का पूरा का एग्ज़ाम सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। ये आपका लेटेस्ट है 2022 का, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ई बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर रहना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताने वाली हूँ, तो आप कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए फटाफट, ठीक है। और इससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हिंदी इंग्लिश के, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ईपी बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। जितना भी पेपर सोल्यूशन करवा दो सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। पूर्णांक आपका 100 का होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं होते जैसे 10th में होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 का टोटल होता है। अगर आपके पास साइंस है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा रीड करने के मिलते हैं। सबसे पहले आप खंड का में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ये आपके लिए अच्छी तरह से आपको रचना आनी चाहिए। लेखक का जीवन परिचय जब याद करते हो ना, साहित्य परिचय आता है, अब तो जीवन परिचय आता है 8 साइड में। और ये आप 8 साइड को चाहे साइंस साइड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी सी ग्रामर चेंज हो जाती है, ठीक है। साइंस साइड में यहाँ पे सामान्य हिंदी लिख के आता है बस, और थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है, बाकी सब सेम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको विधा आनी चाहिए। विधा क्या होता है कि नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये क्या है, ठीक है। सेम ऐसी 10th में आता है क्वेश्चन। तो मधुआ किस विधा की रचना है? आपको जब इसके बारे में पता होगा, इसके मैं आपको लेखक भी बताऊंगी साथ के साथ, और ये कौन सी विधा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मधुआ एक कहानी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहानी तो है, पर अब इसको लिखा किसने है? तो बहुत ही फेमस है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसको इसने लिखा है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में मिलेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एमसीक्यू से मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाने वाली हूँ। उसके बाद जयशंकर की और भी कहानी, आंधी है, इंद्रजाल है, ठीक है, ममता है, नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये फेमस है, पूछे जाते ध्रुव स्वामिनी, ये आपको याद कर लेने हैं। आकाशदीप भी इनकी कहानी है। तो ये कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट देखो, राग दरबारी की रचना विधा है। इसमें भी सेम यही पैटर्न रखा गया है, बस आपसे विधा पूछी गई है कि कविता, नाटक, निबंध, इनमें से क्या है, ठीक है। तो राग दरबारी की अगर लेखक की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल है। इसके लेखक कौन है? कि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको सारा कुछ आना चाहिए। श्रीलाल शुक्ल। और कविता, नाटक, निबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ये उपन्यास है, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है, गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। ये आपको बताना, उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी है, या संस्मरण है। तो ये भी क्या है? कहानी है। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कहानी तो है, पर किसकी है? तो ये है आपकी राहुल सांकृत्यानन। सांग एक मिनट को, राहुल सांकृत्यानन, ठीक है। ये कहानी है। तो ये हो गया इसके, ये उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। मधुआ कहानी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और ये श्रीलाल शुक्ल, ये हो गया। आप देखो, प्रेमचंद की कहानी का नाम। फेमस है प्रेमचंद की कहानियाँ, बहुत सारी हैं। देखो, एक तो इनकी पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, और एक कफन भी इनकी फेमस कहानी है, ठीक है। ये सारी भी कहानियाँ, इनके भी आपको लेखक आने चाहिए। गुंडा किसकी कहानी है? ये भी जयशंकर प्रसाद की है, अभी मैंने आपको बताया था। मधुआ भी इन्हीं की थी कहानी, और जयशंकर प्रसाद की फेमस है, इनकी बहुत सारी रचना पूछी जाती हैं। और ये छायावादी कवि हैं, ठीक है।
तो रोज, रोज किसकी कहानी है? रोज है अज्ञे। ये अज्ञे ही इनका पूरा नाम पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यानंद, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यानंद। और अज्ञे ने ही तारा सप्तक की डेट को बताया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तारा सप्तक प्रथम बताओ, तो 1943, द्वितीय पूछा जाए तो 1951, और तृतीय पूछा जाए तो 1959। तारा सप्तक की डेट है ये प्रथम, ठीक है, द्वितीय, तृतीय। इसके भी लेखक अज्ञे हैं। पूरा नाम पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यानंद, ठीक है। तो रोज के अज्ञे हो गए, इसके जयशंकर प्रसाद, ये प्रेमचंद की कफन है। अब बची चीफ की दावत। ये भी कहानी है, पर किसकी है ये है भीष्म शाहनी की। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। भीष्म शाहनी ये हाँ है। आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन, नोट्स की तरह बनाते चलिए। नेक्स्ट देखो, और आपको हिंदी को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, इन्हीं से आपके नंबर अच्छे सिक्योर होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं बहुत जल्दी एकदम 2 दिन पहले करेंगे और चले जाएंगे, पर आपको हिंदी इंग्लिश से ही अच्छे नंबर मिलते हैं। विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है। इसमें भी विधा पूछी है, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। आपको विधा अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। और आप अपनी तैयारी भी, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी अच्छी तैयारी है, तो आप अपना स्कोर करते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्लियर? तो इसका आंसर होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फेमस है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, ठीक है। तो कहने के तो ये ऑब्जेक्टिव है, पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे तैयार कर रही है, एक के साथ बहुत सारे, सभी मतलब 4 ऑप्शन के रिलेटेड करवा दे रही हूँ। प्रेमाश्री शाखा से संबंधित नहीं है, तो ये चंद बरदाई नहीं है, ठीक है। इनकी रचना फेमस है पृथ्वीराज रासो। जायसी भी संबंधित है, तो जायसी की फेमस है पद्मावत। रचना भी आपको जरूर आनी चाहिए। मंजन भी है, ठीक है, तो मंजन की फेमस रचना है मधुमालती। मधुमालती इनकी रचना भी कभी पूछ सकता है। ये तो बता दिया मैंने पृथ्वीराज रासो। कुतुबुन की है मृगावती। ये इनकी लेखक, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? सी, चंद्रबरदाई। जितनी भी रचना बताई इनकी, जायसी की पद्मावत बहुत पूछी जाती है, ये सारी रचना याद है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है छायावती कवि। अभी जैसे मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद, ये रीत काल के हैं, ये भक्ति काल के हैं, ठीक है। और एक छायावती के 4 स्तंभ कौन कौन से कहे जाते हैं? एक तो महादेवी वर्मा, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और 4th है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इस तरह से छायावती के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। चारों आपको अच्छे से आने चाहिए, उनकी रचनाएं भी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कवित्री की बात करें तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया? तो ये बहुत ही फेमस है, सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और जो हमारी महादेवी वर्मा है ना, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन है इसमें नीचे, ये रहा। क्लियर? तो इसका आंसर ये हो गया, ये मैंने बता ही दिया, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन से हैं? तो ये हैं नावादास। जिस तरह से तुलसीदास फेमस है राम भक्ति शाखा से, उसी तरह से ये है नावादास। इनकी रचनाएं भी आपको आनी चाहिए। रामाष्टयाम, ठीक है, रामाष्टयाम। इनकी भी रचनाएं आप कर लो। कुम्भन दास, इनकी रचना फेमस है 84 वैष्णव
वैष्णवन की वार्ता, वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये इनकी हो गई। कुम्भन दास की, परमानंद दास की, एक तो है दान लीला, रचनाएं पूछ ली जाती हैं, और एक है ध्रुव का चरित्र। क्लियर। और चतुर्भुज दास, इनकी भी एक भक्ति प्रकाश, इनकी रचना कौन सी है? भक्ति प्रकाश। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है कि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1972 में। अच्छा, रचना भी पूछ सकता है कि किस रचना के लिए मिला था, तो इनकी बहुत ही फेमस रचना उर्वशी, ठीक है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। इसी तरह से सुमित्रानंद पंत को भी चिदम्बरा के लिए मिला था, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आती है आपकी व्याख्या। व्याख्या को आप इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा 10 मार्क्स का आता है। आपको पहचान करनी है। फर्स्ट में इसमें पहचान देखो, अशोक आ गया, तो चैप्टर कौन सा हो गया? अशोक के फूल, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये बहुत ही फेमस है निबंध। तो अगर आपसे पूछा जाए अशोक के फूल क्या है, निबंध है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये लिखा हुआ, ठीक है। आपको अच्छे से ये आना चाहिए। संदर्भ लिखना है, रेखांकन की व्याख्या देनी है, जहाँ तक ये अंडरलाइन हो रही है उसको अपनी भाषा में लिख देना है। अशोक को विस्मृत करने का आधार किया माना गया किसे, इसमें से मिल जाएगा। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया, सब इन्हीं लाइनों में आपको आंसर मिल जाएंगे। स्वाद का अखाड़ा किसे कहा गया है? स्वाद का अखाड़ा सारे संसार को कहा गया है, यहाँ पे आ गया इसका आंसर। और जो व्यवहार बताया है वही है कि दुनिया कितनी मतलबी है स्वाद के लिए। अपना स्वाद होता तब तक याद करती है, स्वाद नहीं होता तो भूल जाती है। इस तरह से आप लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के, ठीक है, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संदर्भ आपको अच्छे से आना चाहिए, 10th क्लास में आपने खूब लिखा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। रेखांकित इसमें कुछ नहीं होता। लेखक कहना चाहता है कि देखो दुनिया कितनी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ होता है, मतलब जितना उसका काम होता है ना उतना ही बस याद रखती है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब जिससे दुनिया का कोई मतलब नहीं है उसे भूल कर आगे बढ़ जाती है। इस तरह से आप अपनी भाषा में लिख देंगे। बहुत सिंपल होती है व्याख्या करना, इग्नोर नहीं करनी है। 10 मार्क्स की ये आती हैं अच्छे से। अथवा में कौन सी है, आपको एक ही करनी है, दोनों देख लेते हैं। ये चैप्टर कौन सा है? मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना कोई गलत सोच है। ये कौन सा चैप्टर है? ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है, हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे लगेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ बता रही हूँ मैं आपको, गद्य खंड के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 11वें नंबर के, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना बहुत फेमस है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी रचना बहुत फेमस है। एक इंडिया 2020, एक माई जर्नी इंडिया 200, इनकी फेमस है। विंग्स ऑफ फायर भी फेमस है। माई ड्रीम, माई जर्नी, इन्हीं की फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। रेखांकित अंश आप फिर से वैसे ही कर लेंगे, यहाँ से लेकर मैं से लेकर आपको यहाँ तक करना है। ये कहते हैं कि मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, ठीक है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। कौन? समृद्धि, ठीक है, ये सुरक्षा और विश्वास भी लाती है। ऐसे अपनी भाषा में लिख देंगे। प्रकृति के द्वारा क्या संदेश दिया है? आप अपने आसपास देखोगे पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती है। प्रकृति हमें यही संदेश देती है कि हम कोई भी काम करें तो उसे लगन के साथ करें, उसे कोई भी अधूरा ना छोड़ें। जिस तरह से वो जो प्रकृति होती है अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, लगन के साथ पूरा करती है। ये इस तरह से आप बना बना के लिख देंगे।
भाव भी यही हो जाएगा गद्यांश का। भाषा शैली की विशेषता लिख देनी है आपको, सरल और बोध, सुबोध। क्लियर। गद्य के बाद आपको काव्य में भी इसी तरह से व्याख्या मिलेंगी 10 मार्क्स की। 2 मार्क्स का संदर्भ है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आ उत्सुक है उनकी धूल। तो ये आपको पहचान के बताना है। तो ये चैप्टर क्या है, श्रद्धा मनु, और किसका, ये जयशंकर प्रसाद का है। तो आप किस आराम से लिख देंगे इसको। प्रस्तुत पद्यांश, उसमें गद्यांश लिखते थे, यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे, काव्य का है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के कामायनी महाकाव्य से लिया गया श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा सर्ग, जैसे यहाँ पे है ना, चैप्टर का नाम किस तरह से लिखेंगे, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, श्रद्धा सर्ग। और कामायनी महाकाव्य था जयशंकर प्रसाद का, उसी में एक पार्ट है श्रद्धा सर्ग। ठीक है, उससे लिया गया है। यहाँ पे आपका श्रद्धा मनु भी लिख देंगे, श्रद्धा मनु इससे लिया गया। ठीक है, और इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। एक ही बात है, चाहिए लिख दो, चाहिए। ये हो गया। प्रसंग कैसे लिखेंगे, इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने, यानी जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा दी है। श्रद्धा मनु मैंने बताया था, इसमें से लिया गया ये। तो प्रसंग क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को क्या दिए, प्रेरणा दी है। श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को, ये प्रसंग हो गया। रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने बोला था कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। प्रकृति में कभी भी जो श्रृंगार है प्रकृति का, कभी भी बासी फूल और मुरझाए फूल से नहीं आता। ये प्रकृति का नियम है, हमेशा ताजे फूलों उन्हीं से प्रकृति में श्रृंगार या प्रकृति अच्छी लगती है, बासी फूलों से अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से आप लिख देंगे। पद्यांश का भावार्थ भी यही है। इन्होंने बोला था कि जिस तरह से निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नई खुशियां नहीं दे सकते हैं। ठीक है, केवल नए फूल ही दे सकते हैं, बासी फूल नहीं दे सकते हैं। एक तरीके से प्रकृति का नियम है कि परिवर्तनशील, आपको चेंज होना ही पड़ेगा, हमेशा एक ही उस फॉर्म में नहीं रह सकते। जैसे आपके पास कोई दुख था, आप उसी दुख में नहीं जी गए, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा उसको भूल के। इस तरह से कहते हैं कि आप पुराने दुखों को याद ना करें, आगे की ओर बढ़ें, यही प्रकृति का नियम भी है। इस तरह से बना के लिख देंगे। काव्य सौंदर्य में लिखना होता है क्या, इनकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है, अलंकार, इसमें उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है। उपमा में इस तरह से चिन्ह लगा होता है। ठीक है, मानो ये वाले वर्ड आते हैं तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा हो जाता है। रस यहाँ पे शांत है बिल्कुल। छंद लिख देंगे, 16 मात्राओं का दिया है श्रृंगार। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। क्लियर, भाषा शैली लिख देंगे सेम। फिर अथवा में आपको ये मिलेगी, आपको ये पहचान के सेम इसके भी क्वेश्चन इसी तरह से देने होते हैं। तो इसकी लाइंस रीड करके आपको पहचाननी है। पेपर में आपको एक ही करनी है, मैं दोनों बता रही हूँ। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पन्न की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। अच्छी है ये कविता। तो ये किसकी है, ये महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। ठीक है, और किससे ली गई है, सांध्य गीत से। सांध्य गीत, यामा, नीरजा निहार, इनकी रचनाएं तो है, सांध्य गीत से ली गई है। तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के महादेवी द्वारा रचित सांध्य गीत से इन पंक्तियों को लिया गया है। कैसे भी आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रसंग क्या होता है, इसमें बताना, आपको प्रसंग में बताना होता है कि इसमें किसके बारे में बताएगा। तो इस गीत में महादेवी जी ने आपको बताया, साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। साधना मार्ग में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों का इसमें वर्णन किया है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, किस तरह से आपको उनसे मतलब डट कर सामना करना चाहिए। ये प्रसंग हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से, तू ना अपनी छाव को अपने लिए कारा बनाना। इसका अर्थ आपको इसमें बताया कि अपनी भाषा में दो। तो इसमें महादेवी वर्मा क्या कहती हैं,
कि अपने प्राणों को संबोधित करते हुए ये कह रही हैं कि हे प्राण, तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। क्या कह रही हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना, ये प्राण से बोल रही है। इसका मतलब ये है कि आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र है, संसार में जो आकर्षण है ना वो तुम्हारी केवल छाया मात्र है। इन आकर्षणों के मायाजाल में बंद कर तुम्हें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। इस तरह से इसका अर्थ लिख देंगे। मोम के बंधन से कवित्री का भी यही आशा होता है कि मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंगीले। इसमें भी यही है, हे प्राण बोलती हैं कि तुम्हें मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाला अस्तर नहीं बनना है। सजीले सांसारिक बंधन स्वयं में बंधन ग्रस्त करके साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। इस तरह से आपको बता देना है, मतलब अपने रास्ते से भटकना नहीं है, किसी बंधन में बंधना नहीं है। इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद आता है देखो साहित्य परिचय। साइंस साइड के बच्चों में सिलेबस में साहित्य परिचय दिया जाता है और आर्ट साइड में जीवन परिचय। यहाँ पे साहित्य जबकि जीवन आना चाहिए था, ठीक है। वासुदेव सर अग्रवाल, इनकी रचना लिख देनी है आपको। रचना जरूर करनी है अच्छे से, क्योंकि 2-3 नंबर आपको देखो 2 नंबर रचनाओं के मिलते हैं, 3 नंबर साहित्य परिचय के मिलते हैं। तो इनकी बहुत फेमस रचना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, माता भूमि, बागधारा। कल्पलता, माता भूमि, बागधारा और पृथ्वी पुत्र फेमस है। उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनकी भी रचना है भाषा और आधुनिकता, जो कि आपके सिलेबस में है। कलाम की मैंने अभी बताई थी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। माई ड्रीम। उसके बाद आपको काव्य में लिखना होता है जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय किसी एक का लिख दो। रचनाएं आपको आनी चाहिए इनकी, आंसू, लहर, झरना, ममता, आंधी, इनकी कहानियां हैं, फेमस है। महादेव वर्मा की नीरजा, निहार, यामा, ग्राम्य गीत, सांध्य गीत, ये फेमस है। दिनकर की उर्वशी, जिसके लिए बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें 1972 में। उर्वशी हुआ, रश्मि हुआ, हुंकार हुआ, ठीक है। कुरुक्षेत्र फेमस है। तो इनकी रचना होगी। आपको रचना बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन पूछाते वन वर्ड के उसमें से भी फंसेगा और आपको इसमें तो लिखनी पड़ेगी 2 नंबर की। उसके बाद एक कहानी आपको अच्छे से कर लेनी है, बहादुर पंचलैट, दोनों में से एक 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम रहने वाला है, यहाँ पे या तो नायक दे देगा, नायक दे तो आपको हर्षवर्धन करना होता है, ठीक है। आपका त्यागपति के सिलेबस में हर्षवर्धन है। अगर यहाँ पे नायिका बोले तो राजश्री, जो कि इनकी बहन थी, और राजश्री एक नाटक है जो कि इसके लेखक भी कौन है, जयशंकर प्रसाद है, इनकी बहन है राजश्री। तो इन दोनों का कैरेक्टर, नायक है तो हर्षवर्धन लिखना है, इसमें नायक बोला तो इसके बारे में लिख देना है इसकी, और राजश्री आए नायिका आए तो ये, या फिर नाम देके बोलेगा, ठीक है। अगर आप नायक नायिका अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5 सर्ग करने पड़ेंगे, उसमें से एक सर्ग पूछा जाता है। मेरी एडवाइस ये है कि आप अच्छे से ये कर लो, हर्षवर्धन और राजश्री 100% आपको ये लिख देना है। ये चॉइस मिले इसको छोड़ देंगे, क्लियर। एक कहानी आपको अच्छे से कर लेनी है, पंचलैट बहादुर में से फंस जाएगा 100%। अब आपके आएगी संस्कृत की व्याख्या। देख सकते हैं व्याख्या बहुत सारी आपके नंबर स्कोर करेंगे, इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। व्याख्या में, संस्कृत की व्याख्या में क्या करना होता है, केवल संदर्भ लिख के पूरी व्याख्या कर देते हैं सीधा सीधा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अथवा में आएगा या तो श्लोक दे देगा, चैप्टर से रिलेटेड, मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ। उसके बाद श्लोक की भी व्याख्या करवा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ बता देती हूँ। ये चैप्टर जो लिखा है गुरु ब्रिजानंद अपी, इसका कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ है पुस्तक संस्कृत। गद्य हो तो गद्य खंड के, काव्य हो तो काव्य खंड के, संस्कृत है तो संस्कृत खंड के। अगर श्लोक होता तो प्रस्तुत श्लोक बोलते, ठीक है। गद्य यहाँ पे गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत खंड के महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद नामक पाठ से लिया गया। महर्षि दयानंद नंदहा नामक पाठ से लिया गया, ये संदर्भ हो गया। अब व्याख्या सुन लो। गुरु ब्रिजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिमिं दयानंदि त्रीणि वर्षाणि यावते पाणिने। गुरु ब्रिजानंद ने तीव्र बुद्धि वाले, ठीक है, तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद
को 3 वर्ष तक पाढ़नी की, कितने वर्ष तक, 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष तक पाढ़नी, अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। क्या मतलब और। गुरु ब्रजानंद ने कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाढ़नी, अष्टाध्यायी तथा और या अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। इतना हो गया सिंपल। फिर देखो समाप्त विधि दयानंद परमया श्रद्धा। तो इसकी हिंदी क्या है, विद्या समाप्त करके, विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से, परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान, ऐसे लिख देंगे, गुरु से कहा भगवान अहम अकिंचनता, ठीक है, अकिंचनतया, अकिंचनतया का मतलब होता है निर्धन, कि मैं निर्धन हूँ। अयम मतलब मैं निर्धन हूँ। उसके बाद यह निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ, शरीर और मन के साथ केवल लौंग लाया हूँ। क्या लेके आया हूँ, लौंग। तन मतलब शरीर, शरीर और मन के साथ केवल क्या लाया हूँ, लौंग लाया हूँ। ठीक है, आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को, आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को क्या करें, स्वीकार करके, स्वीकार करके मुझे, ये गुरुदक्षिणा हो गया, मुझे अनुग्रहित करें। एक बार फिर सुन लो। विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान मैं निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ केवल क्या लेके आया हूँ, कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। क्लियर। परम श्रद्धा से बोला था उन्होंने, कब, विद्या समाप्त होने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर महामना से आप समझ जाएंगे। ये चैप्टर किसका है, महामना मालवीय, इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय, विसर्ग लगा देंगे यहाँ पे। सेम ये लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में या संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या कैसे करेंगे, महामना यानी मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु मतलब निपुण, पत्रकार मतलब पत्रकार थे। मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, निपुण, पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण, तो परंतु इनका सर्वोच्च गुण, इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, जन सेवा ही था। इनका सर्वोच्च गुण क्या था, जन सेवा ही था। यत कुत्रापि अयम जनाने दुखना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित, पीड़िया मतलब पीड़ित, पश्च मतलब देखते थे, तत्र मतलब वहाँ ही, जहाँ पर ये दुखी या पीड़ित लोगों को देखते थे, तो तत्र मतलब वहीं क्या करते थे, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। कौन, मदन मोहन मालवीय। प्राण सेवा अश्य स्वभाव एवासिति, सब प्रकार की सहायता करते थे। यहाँ तक ये हो गया, सर्वविधम सहाय, सब प्रकार की सहायता करते थे। उसके बाद प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। सेम बहुत इजी है। मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, निपुण पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये दुखी या पीड़ित लोगों को देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित हो जाते थे और शीघ्र ही क्या करते थे, हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। ठीक है, और प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। इस तरह से आप लिख देंगे, इजी होती है बहुत। फिर आपको श्लोक की व्याख्या करनी है, 7 नंबर के ये भी आते हैं। इतना करने के बाद फिर ग्रामर तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा कवर। ये बहुत ही सिंपल है। जयंती ते महाभागा, ये भी इसी चैप्टर का है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब श्लोक आगे, तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, अभी बताया था, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो कैसे।
जयंते महाभागा। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की क्या हो, जय हो। जिनके यथ रूपी शरीर, यथा यश रूपी, जिनके यश रूपी शरीर कहीं भी, चाहे वृद्धावस्था हो चाहे मृत्यु, ठीक है, मतलब किसी का भी इन्हें भय नहीं होता। एक बार फिर से सुन लो, कैसे लिखेंगे। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। ये वाला भी देखो बहुत सिंपल है, नौ चौर चोरी। प्रसिद्ध श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया। किससे? सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। किस तरह से व्याख्या करेंगे, बहुत इजी सा है। देखो, विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है। भ्राता मतलब भाई द्वारा बांटा सकता है, ठीक है। विद्या एक ऐसा धन है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही भार कारक है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है। ये भार कारक में नहीं है, और जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। जो सब धनों में प्रधान मतलब श्रेष्ठ है, जो सब धनों में श्रेष्ठ है। इस तरह से बहुत इजी होते हैं श्लोक, आपको छोड़ने नहीं है। सुभाष रत्नानी के पूरे पढ़ लेने, एक जातक कथा के, एक मदन मोहन मालवीय का, ज़्यादा नहीं है, ये पढ़ लो। इसमें से आपका 100% फंस जाएगा। जहाँ तक आपका सुभाष रत्नानी में से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे श्लोक इनके कर डालो। फिर उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये आर्ट साइड वाले बच्चों के में आते हैं, साइंस साइड के बच्चों में नहीं आते हैं, ठीक है। का सर्वज्ञ भवती, किसका ज्ञान होने से, किसका ज्ञान हो जाए, तो का के जगह क्या लिखना है, का की जगह लिखेंगे आत्मनः दर्शनेन। यही सबसे बड़ी बात होती है, आत्मा का दर्शन होना, नर। यदि मनुष्य को आत्मा का दर्शन का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। दो ही देने में आपको बता देती हूँ, इसमें मेन सारे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे, तो का की जगह आप क्या लिखेंगे, वाल्मीकि। कौन है ये, वाल्मीकि, ठीक है। विसर्ग लगाएंगे, का की जगह आपको लिखना है बस। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत, ये थे। ये हंस पोत का कष्ट देता, ये भी हंस की कौन पुत्री थी, तो सुवर्ण राज, किसकी पुत्री थी, सुवर्ण राज हंसस्य, सुवर्ण राज हंसस्य। यहाँ लगा देंगे कश्य की जगह, बस इस तरह से आपको कर लेने हैं। ये हो गए 4 नंबर के। अब आती है आपकी ग्रामर, बहुत ही सिंपल है। करोड़रस रौद्रस, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी ग्रामर की, उस पर जाके आप देख सकते हैं। करोड़रस में क्या होता है, किसी मित्र या सखा के बिछड़ने पर हृदय में दुख उत्पन्न होता है, उसे करोड़रस कहते हैं। एग्जाम्पल, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने ने। क्लियर, ये भी आपका उसी में मिल जाएगा। उपमा रूपक बहुत इजी होते हैं, ये भी एक करना है इसमें से। किसी व्यक्ति की समान गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से उनके गुणों के आधार पर की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल, पीपर पास सरस मंडोला, ठीक है। और ये ना आए तो रूपक कर लो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो अब रूपक उत्प्रेक्षा कर लो, बहुत ही ईजी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, चरण कमल बंदो हरिराई, उत्प्रेक्षा का है, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी ग्रामर 5 से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चौपाई भी मैंने करवा रखा है। प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, 16 मात्रा होती हैं, अंत में 2 दीर्घ लघु होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वहाँ से आप लिख सकते हैं। हरिगीत का भी करवाया, कुंडली का भी करवाया। उसके बाद आपको एक निबंध लिख देना है, कोरोना वाला तो इम्पोर्टेंट, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी, क्योंकि कोविड के बाद आपकी ये फर्स्ट टाइम एग्जाम होंगे। अब आता है आपका ग्रामर ऑब्जेक्टिव। हरे का संधि विच्छेद होगा, तो फर्स्ट हरे प्लस ए कंप्लीट होने वाला, बस फटाफट देख लेते जल्दी जल्दी। अब पेस्ता की संधि होगी तो ये होगी पेस्टा।
अयादि संधि अच्छे से समझा रखी है मैंने, ने प्लस अनम, नयनम। डंडा होता है तो 2 मात्रा आती हैं, ठीक है, अयादि। नीलाश्वा में समास है आपका कर्मधार है, नीलाम्बुज में भी है आपका कर्मधार है। अव्ययी भाव में प्रतिदिन, ठीक है, भर पेट, ये सब होते हैं। द्वंद में जैसे खरा खोटा, तो खरा और खोटा ये आता है इस तरह से, जो कि 10th सिलेबस में, 10th क्लास में। नेक्स्ट देखो 13 का अपिबत रूप होता है पा धातु का। क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो ये होगा निश्यति। इंपॉर्टेंट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, पूरा जरूर करना है। आत्मना शब्द का रूप आत्मन के कौन सी विभक्ति से लिया गया, तो ये पंचमी और वचन एक वचन। नाम रूप बनता है, तो ये बनता है द्वितीय और एक वचन में। दृष्टवा शब्द में प्रत्यय है, जब भी इसमें ट्वा करके इस तरह से आए तो वो होता कुत्वा, ठीक है, ये इस तरह से निकलता है। मतिमान शब्द में प्रत्यय है, ये है बतुप। गतिमान में पूछा जाता तो मतुप हो जाता, ठीक है। नम के योग में विभक्ति होती है, ये होती है चतुर्थी। स्वाहा इस वाक्य में रिक्त स्थान में पद प्रयुक्त होता है, तो इसका हो जाएगा इंद्राय। क्लियर? इनमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने टिक मार्क्स करवा दिए। लास्ट में आपके संस्कृत अनुवाद, इसका भी छोटा सा वीडियो 12 मिनट का, उसमें मैंने आपको सिखाया किस तरह से बनाते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो। तो विद्यालय के सामने उपमान है, कैसे लिखेंगे? विद्यालयम पुरतः मतलब सामने, उपवन का उपवनम अस्ति, ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। विद्यालयम पुरतः उपवनम अस्ति। और ये तो मैं पहले भी आपको करवा चुकी पेपर सोल्यूशन में। वृक्ष से पत्ती करते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। फल गिरे तो यहाँ पे फलानी लिख देंगे, वृक्षात फलानी पतंती। क्लियर? घोड़ा पांव से लंगड़ा है, तो कैसे लिखेंगे? घोड़े को क्या कहते हैं संस्कृत में? अश्वा। हाथी को गजा कहते हैं, कबूतरों का पोता, हंस को शुका। तो घोड़ा का अश्वा, पैर का पादीन, लंगड़ा, इस तरह से लिखेंगे। खज्जहा, अस्ति है के लिए अस्ति, ठीक है। अश्वापादीन खज्जहा अस्ति। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो वयम सदा सत्यम, सत्यम चाहिए के लिए एक का साउंड, तो बदेम, ऐसे लिखेंगे बदेम। वयम सदा सत्यम बदेम, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 करने थे, मैंने आपको 4 करवा दिए। आपका हो जाता है पूरा पेपर सोल्यूशन। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसे लगी। कोई भी कमी हो तो वो भी आप बताएं, इसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।